इधर कहीं भी ना डेट नेम हो रहा, सिर्फ अपना चलिए अपन अलग बैठते से हैं बात करेंगे उस पर, या उठ है ना? बैठते जब भी दर्द होता हो। हाँ हाँ, अलग से बात करेंगे, तब फिर उसको जी। जी ओम, जी दूसरा पुनः सत्र प्रणाम। शुरू किया जाए। जी शरद भैया अगर है तो दूसरा सत्र शुरू किए। शरद भैया, संतोष सर को आमंत्रित करिए। जी ओम, आदरणीय संतोष सर जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी जो सूक्ष्म जीवों पर जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएं। जी ओम। दादू एक मिनट, आप जब भी जितने बार भी आते हैं हमारे मुख्य अतिथि, तो ऐसा निवेदन है कि पूरा परिचय दें। आप सर को बिल्कुल एकदम, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लाइटली लेने लग गए, तो आप पूरा परिचय दें जब भी आप पूरी तरह जी से जी आमंत्रित। जी 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 जी। जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जो पूना से हैं और हमें सूक्ष्म वैज्ञानिक है, और ये हमें पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूक्ष्म विज्ञान पर हमें जानकारी दे रहे हैं, सूक्ष्म जीवों पर। तो हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं, वे आए और अपनी कक्षा, क्योंकि क्या है सर, अब इतना आदरणीय इतना घनिष्ठ वो हो गया है कि वो आदर जो है वो हो गया। जियो जियो जी ओम सर। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। जी जी आवाज आ रही है दादू मेरी? जी, आ रही सर, आ रही सर। हाँ, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन अपलोड करता हूँ। जी ओम जी, जब तक साइटिका वालों की समस्या सुलझा ली जाए। साइटिका वालों के लिए यह है कि वो जो पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उनकी मात्रा को बढ़ाएं, समय बढ़ाएं, और जो पैर हम आगे बढ़ाते हैं पीछे करते हैं, ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम को बढ़ाया जाए, क्योंकि साइटिका जो है पैरें और कमर, ये दो चीज़ें जो है इन पर ध्यान दें आप, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। उसको समय बढ़ाइए। ये केवल हम जो कक्षा में करना है इससे नहीं होगा, ये कक्षा में करते करते अशोक पटेल जी को 3.5 साल हो जा रहे, वो फायदा नहीं हो रहा। मैंने आज उनको कहा कि जो भी कक्षा में आए अपना समय बढ़ाएंगे तो उन्हें फायदा होगा, समय नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए कक्षा है। ये कक्षा जो है जिनको परेशानी है उनके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण है मीना जी। जी ओम। जी ओम बिल्कुल। स्लाइड दिख रही है दादू? जी दिख रही सर। दिख रही ठीक है, ठीक है। एक्चुअली रंजना मैडम जी ने परसों एक मैसेज किया था कि इस कक्षा में जो नाइजीरिया रिलेटेड जो प्रोजेक्ट पे काम आने वाले समय में होने वाला है उस विषय पे चर्चा होवे, एवं योगाहार के माध्यम से जितने भी किसान भाई जुड़े हैं उनका अपना अपना यह जो किसानों की प्रयोगशाला है वो क्या स्टेज पर है, क्या काम कर रहे हैं, उस बारे में भी चर्चा करने को कहा है। मेरा एक्चुअली ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं, जैसा ये एक्चुअल जो सफ़र है और इस सफ़र से नाइजीरिया होवे या पिछले सप्ताह जैसा यूरोपियन यूनियन का जो एक देश है स्पेन, वहाँ पर के किसानों के साथ में भी कुछ कांटेक्ट हुए हैं
जिनके साथ में मैं मेरा जैसा 3 साल का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था हम लोगों का, जब हम लोग कंपनी में काम करते थे। और वहाँ पर स्पेन में जो किसान महिला है, 1500 एकड़ अंगूर अकेली महिला देखती है और अलग अलग देशों में अंगूर का एक्सपोर्ट करते हैं। तो यह जो सफ़र है, यह सफ़र मैं आज यहाँ पे एक आधे घंटा में संक्षिप्त में रखूँगा। और एक्चुअल यह जो प्रेजेंटेशन अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कल दोपहर में जो हमारे देश के मंत्री महोदय आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब, इनके वहाँ एग्रोविजन करके एक बहुत बड़ा कृषि सम्मेलन होता है, तो उस सम्मेलन का एक्चुअल ये प्रेजेंटेशन है जो कल वहाँ प्रेजेंट होने वाला है। और ब्रीफ में या संक्षिप्त में जो भी काम आज तक हुआ है उस बारे में मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना क्योंकि स्लाइड्स मराठी में है, लेकिन यही स्लाइड्स हिंदी में या अंग्रेजी में आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैसा यह प्रयोगशाला जब हम लोगों ने शुरू किए, तो प्रयोगशाला में मुख्य जो चीज़ें होती है, जैसा मदर कल्चर, इडली कुकर, रोटरी शेकर और मिक्सर ग्राइंडर, तो यह अगर चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध है तो हम किसी भी तरह का सूक्ष्म जीव या जैविक अर्क जो प्रकृति में उपलब्ध होता है हम लोग बना सकते हैं। यानी यह 4 चीजें अगर हमारे पास में है, मदर कल्चर है, इडली कुकर है, रोटरी शेकर है और मिक्सर है, तो दुनिया में जितने भी प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, वह सब दवाइयाँ हम लोग या खाद हम लोग बना सकते हैं। और इन्हीं मशीन के माध्यम से 2019 में शुरुआती दौर में हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा घर में बन सकता है क्या, यानी जैसा एक्चुअल मैंने जब यह प्रयोग शुरू किए तो मेरे किचन से मैंने ट्राइकोडर्मा की मदर कल्चर की प्लेट और ट्राइकोडर्मा बन सकता है क्या, यह प्रयास करीबन 2 महीना 3 महीना चला। और 2 महीना के बाद में यह पता चला कि नहीं, हम लोग बना सकते हैं। और इस तरह से यह ट्राइकोडर्मा बनना शुरू हुआ। और विशेष रूप से यह जो ट्राइकोडर्मा का जो चित्र है यह किसान भाई बनाते हैं। और आज करीबन 150 ऐसे किसान भाई हैं जो यह ट्राइकोडर्मा बनाना सीख चुके हैं। और मान लो अगर हम लोग ये सूक्ष्म जीव क्यों बनाना चाहते हैं, हमें इन सूक्ष्म जीवों को क्यों समझना है, क्योंकि कोई भी चीज जब तक आंखों से दिखती नहीं तब तक हम लोग विश्वास नहीं करते। जैसा आप सभी लोग, यानी आप में से बहुत से गणमान्य व्यक्ति एरंडा वाशी में आए थे और दीपक जी ने आप लोगों को ट्राइकोडर्मा माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है आपने आपके आंखों से देखा है। और यही सूक्ष्मजीव कैसे पेट्री प्लेट पे बढ़ता है ये आपने भी अनुभव किया है। आप में से बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने ये बनाया भी है। और जब यह प्लेट पर बनता है, बोतल में बन जाता है, तो इसी को अगर मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, यानी जो सिंपल सा कंसेप्ट बहुत सालों से चलता आ रहा है कि हम लोग
2 चम्मच दही का आधा लीटर दही बना सकते हैं। और वहां पर बायोटेक्नोलॉजी क्या काम करती है, तो दही में जो सूक्ष्म जीव है वो अपने आप ही बढ़ जाता है अगर उसे भोजन दिया जाए। तो बस वही वही नुस्खा यहाँ पे लगाया गया, और जो ट्राइकोडर्मा यहाँ बना है वही ट्राइकोडर्मा, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि हम लोग इस ड्रम को ना तो स्टेरिलाइज करते हैं, ना उसके पानी को, या जो हम लोग 5 किलो आटा लेते हैं उसको। तो ट्राइकोडर्मा के साथ में अन्य सूक्ष्म जीवों की भी निर्मित यहाँ होती है, और जब ये सारे सूक्ष्म जीव एक साथ में इस ड्रम में आते हैं तो ये सारे सूक्ष्म जीव जो आटा है, गुड़ है, या जैसे मान लो मीडिया के इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इन सभी में से जो तत्व उपलब्ध होते हैं वो तत्व निकालने का काम करते हैं, जिसे हम अर्क कहते हैं, जैविक अर्क। मान लो गेहूं है तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल है उसमें से प्रोटीन मिलेगा, मान लो हमने सोयाबीन भी इसमें लिया है उस आटा बनाते समय, तो उसमें का जो लिपिड है या फैट्स है वह भी इस अर्क में उतरता है, और इसके माध्यम से कई तरह के सूक्ष्म जीव, कई तरह के अर्क यहाँ पे बनते हैं। अब अगर इसी ड्रम को अगर छाना जावे तो इस तरह के लिक्विड, यानी जैसे हम लोग चाय छानते हैं, आप देखिए पहले नंबर की जो बोतल है बीच वाली, अगर छान लेते हैं तो चाय जैसा वह कलर आता है। अब यह जो ऊपर वाला ड्रम है, इस ड्रम में हम लोग सब तरह के अनाज, दालें हम लोगों ने लेकर यह बनाया, लेकिन इंडिविजुअल दाना, मान लो गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, यह अगर हम लोग लेते हैं और सिंपल सा वह हम पानी में भिगो के रखते हैं, जैसा हम रोज स्प्राउट जैसा मूंग खाते हैं, पानी में भिगोते हैं और मूंग को स्प्राउट आके हम लोग खाते हैं, तो उसी तरह आप गेहूं को अलग अलग, गेहूं है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, हर किसी को मान लो 100-100 ग्राम आपने लिया, उसमें आपने पानी डाल के रखा, वो भिगो के रखा। तो चना है तो चना पानी ज्यादा सोखता है, सोयाबीन भी बहुत बड़े पैमाने पे पानी सोखता है, लेकिन ज्वार, चावल या बाजरा, यह जो आइटम्स है यह उतना पानी नहीं सोखते। लेकिन अगर उसे उसी तरह से, जैसा मान लो शराब बनती है, दारू बनती है, तो इस शराब को बनाने का जो विधि है वह सड़ाकर ही बनता है, किसी भी चीज को सड़ाकर बनता है। जैसा आज हम देखते हैं कि अंगूर से दारू बनती है, एप्पल से दारू बनती है, तो उसी तरह यह अनाज को सड़ाकर उसमें जितने तत्व है वह लाने का कोशिश किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि ये जो तत्व निकल के आते हैं अनाज से, वे तत्व मिट्टी सुधार कार्यक्रम में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ऊपर वाली जो बोतलें हैं उसमें सिर्फ पानी डाला है, लेकिन नीचे वाली जो बोतलें हैं उसमें छाछ डाली है। पहले नंबर की बोतल ऊपर वाली और पहले नंबर की बोतल नीचे वाली, एक ही आइटम है, लेकिन आप कलर अलग अलग देख सकते हो। अब यह कलर अलग अलग आने का पीछे जो रीजन है वह सूक्ष्म जीव है, क्योंकि ऊपर पानी है और उस पानी को भी हम लोगों ने स्टेरिलाइज नहीं किया था। नीचे छाछ है तो छाछ में लैक्टोबैसिलस होता है, तो लैक्टोबैसिलस ने कुछ अलग कलर दिया। पानी में के जो जीव है, क्योंकि वह स्टेरिलाइज नहीं किया,
तो पानी में जो सूक्ष्म जीव है उन्होंने कलर कुछ अलग दिया। अब मेरा यह मानना है कि यह सारे अर्क जब मिट्टी में जाते हैं तो ये जो मित्र कीड़ होती है, केचुआ होता है, इन सभी का भोजन करके काम करता है। और इसका एक एग्जाम्पल इससे पहले भी मैं दे चुका हूं कि गौ माता जो चीज खा सकती है वह चीज हम नहीं खा सकते। सुअर जो चीज खा सकता है वह गौ माता नहीं खा सकती। केचुआ जो चीज खा सकता है वह चीज सुअर नहीं खा सकता। लेकिन इल्लिया जो चीज खाती है वह चीज केचुआ भी नहीं पचा सकता। अब यह जो सजीव है, मनुष्य, गोमाता, सुअर, केचुआ या इल्लिया, इन सभी के अपने अपने भोजन अलग अलग है। और यह भोजन पेट में जब जाता है हर जीव के, तो वह पचाने की ताकत सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आती है। और अगर इन सभी जीवों के, सूक्ष्म जीवों को देखा जाए तो सारे सूक्ष्म जीव अलग अलग मिलते हैं। साइंटिफिकली सारी चीजें प्रूवन है कि मनुष्य के पेट में डाइजेशन के लिए कौन से सूक्ष्म जीव लगते हैं, गोमाता के पेट में, सुअर के पेट में, केचुए के पेट में या इल्लियों के पेट में। और जैसे मैंने कहा है कि हमें जब तक आंखों से डिफरेंस नहीं दिखेगा हम विश्वास नहीं करते। और इसीलिए मैं हर किसान भाई को, जैसा आप लोगों को भी लास्ट टाइम मैंने कहा है, कि आप सिर्फ अनाज लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसी में दूसरी बोतल में आप छाछ डालिए या डिब्बे में, और आप खुद ही डिफरेंस देख पाओगे। और इस तरह से ये जैविक अर्क बनाने का काम शुरू हुआ। और मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि यही जो अलग अलग तरह के कलर्स है जो लिक्विड बने हैं, वही फेंटा है, कोका कोला है, हमारे मिट्टी में उपलब्ध सभी जीवों के लिए, फिर वे सूक्ष्म जीव होवे या केचुआ होवे। उसके बाद किसान भाइयों को जैसा ग्रैनुलर फर्टिलाइजर सिखाना शुरू हुआ। अब ग्रैनुलर फर्टिलाइजर क्यों सिखाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मुख्यतः हम लोग जिस प्रभाग में काम कर रहे हैं, विदर्भ महाराष्ट्र का, और स्पेसिफिकली विदर्भ के कुछ जो जिले हैं या मराठवाड़ा के कुछ जिले हैं, तो उन जिलों में फर्टिगेशन नहीं होता है, यानी ड्रीप फर्टिगेशन नहीं है, ड्रीप इरिगेशन नहीं है। तो वहां पे ब्रॉडकास्टिंग होता है, कोई भी खाद हो वो फेंका जाता है। जैसा यूरिया है तो वो फेंका जाता है, तो उसी तरह यूरिया जिस तरह से फेंका जाता है उसी तरह कुछ ग्रैनुलर फर्टिलाइजर हम लोग बना सकते हैं क्या, उस बारे में अलग अलग प्रयास हुए। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो साबूदाना है, राशन का चावल है, या गौ माता का जो गोबर है उससे बड़ी बनाया हम लोगों ने। तीसरा जो चित्र आप देख रहे हो कि गौ माता के गोबर से बड़ी बन जाती है। और जो बकरी का खाद होता है, बकरी की जो लेंडी होती है, उसके ऊपर भी हम लोग कोटिंग करके यह ग्रैनुलर फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और जब यह सारी चीजें मिट्टी में जाती है, जब उसे पानी मिलता है, फिर वो आप स्प्रिंकलर से दो या फ्लड इरिगेशन से दो या बारिश का पानी, तो जब यह पानी इसके ऊपर पड़ता है तो इसके ऊपर जो कोटिंग किया है वह जड़ों को मिलता है। और मान लो यह जो गोमाता का गोबर, उसका उपयोग करके जो बड़ी बनी है या लेंडी है, यह स्लोली रिलीज करती है सारी चीजें। लेकिन एक चीज क्या होती है कि मान लो दोपहर में जैसा 12 बजे से 4 बजे तक धूप अच्छी पड़ती है, मान लो समर का सीजन है,
धूप अच्छी पड़ती है तो उस समय यह गोबर का जो कंडा बोलिए या बड़ी बोलिए, यह भी सूखता है। लेकिन रात में जब 1 बजे से 4 बजे तक जो धुंध पड़ती है, मान लो समर में मई महीना भी होवे, तो जो धुंध पड़ती है, वह धुंध का जो पानी है वह सोखने के लिए गोबर का कंडा उपयोग में आता है। यानी जो पानी रात में धुंध के माध्यम से यह गोबर का कंडा खींच लेता है, उतना पानी जड़ों के लिए सफिशिएंट होता है दिन भर के लिए। लेकिन यह सब चीजें कब होगी? अगर हमारे मिट्टी में यह पानी सोखने वाली चीजें होगी तो। अब पानी सोखने वाली चीजें मतलब या तो हम गोबर खाद डालें, या तो हम बकरी खाद डालें, या तो हम अन्य खाद डालें। देखिए, चावल या साबूदाना हम लोग इतने बड़े पैमाने पे नहीं डाल पाएंगे, लेकिन गोबर खाद हम लोग पक्का, या बकरी खाद हम लोग डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ नया इनोवेशन जैसा किसान भाइयों से सीखने को मिलता है। तो हमारे शरद भैया ने गोबर के लड्डू बनाए, गोबर के लड्डू बना के उन्होंने खेतों में डाले। लेकिन मुझ तक कभी फोटोग्राफ नहीं आया, इसलिए यहाँ पे फोटो नहीं डाला है। तो यह जो इनोवेशंस है, किसान भाइयों के जो इनोवेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि इन इन सब चीजों पे अगर विश्वास रखा जाए, प्रैक्टिकली किया जावे, तो बदलाव जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने बायोजाइम्स के जेल कैसे बनाना है उस बारे में चर्चा की, वह चीजें सिखाई गई। मार्केट में सीविड एक्सट्रैक्ट का पाउडर मिलता है या बायोजाइम का पाउडर मिलता है, और अन्य कुछ चीजें हैं जैसा पेप्टोन है, माल्ट एक्सट्रैक्ट है। तो इन सभी चीजों को अगर नीम तेल के साथ में मिक्स किया जाए, करंज तेल के साथ में मिक्स किया जाए, या अन्य तेलों के साथ में अगर मिक्स करते हो, तो अच्छी तरह से बायोजाइम के जेल्स बन जाते हैं। यहां पर आप लेफ्ट साइड में देखो तो यह सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस बायोजाइम पाउडर बेस बायोजाइम जेल है, और राइट हैंड साइड में नीम, करंज, दालचीनी का तेल। तो जितने भी तेल है, वे तेल हम लोग उसको जेल फॉर्मेट में ला सकते हैं। अब यह सारी जो चीजें हैं, जैसा मान लो कि नीम तेल का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, जिस तरह से हम लोग हमारे शरीर के ऊपर विशेष रूप से बालों में खोपरे का तेल लगाते हैं, कोकोनट ऑयल, उसी तरह नीम तेल एवं करंज तेल यह वनस्पति के शरीरों पर लगना चाहिए। और जैसा हम लोग मुख्यतः 5 तत्व मानते हैं, अब उसमें का एक तत्व यानी समुंदर। तो समुंदर में जो वनस्पति बनती है जिसे हम सी वीड कहते हैं, उसका भी उपयोग खेती के पौधों के लिए लगता है, और उसी वजह से सी वीड पर बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, और ये सब चीजें आसानी से बन जाती है। इसका भी प्रैक्टिकल आप सभी लोगों को वहां पर करके दिखाया था, और आज किसान भाई बड़े पैमाने पे इन सभी चीजों को बनाते हैं। जैसा हम लोगों ने वह गोबर खाद से जो बड़ी बनी या शरद भैया लड्डू बनाते हैं, उसी तरह गोबर खाद हम लोग अगर बायोगैस से निकालते हैं, और बायोगैस का जो स्लज है, वह स्लज हम लोग सोयाबीन एवं चने का जो प्लांट का रेसिड्यू बचता है, उससे इस तरह का खाद बनता है। अब यह खाद भी, इसके आप तो लड्डू बना लो या दाना बना लो, आप बना सकते हो, या आप इसे गोबर खाद के ऊपर डाल के भी दे सकते हो।
तो इसका काम क्या है, तो इसमें सोयाबीन का रेसिड्यू है, चने का रेसिड्यू है, गोबर का भी रेसिड्यू है। तो यह सारे रेसिड्यू इसमें मूलतः होता है सेलुलोज। अब सेलुलोज का अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो फिल्टर पेपर होता है, न्यूज़पेपर होता है, या हम खाना खाते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं तो उस प्लेट में एक टिश्यू पेपर रखा होता है डिश में। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज उस टिश्यू पेपर को, या तो फिर जो कपास होती है उसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज कहा जाता है। तो वह जो सेलुलोज है, जैसा मान लो वो टिश्यू पेपर पे अगर एक बूंद भी पानी गिर जाए तो वो पानी को सोख लेता है। तो क्यों सोखता है, तो उसमें सेलुलोज होता है। तो वही सेलुलोज इस खाद में, फिर वो सोयाबीन की खाद होवे या चने की होवे या गोबर खाद होवे, तो वह टिश्यू पेपर जैसा पानी सोखता है। तो यह दाना भी, यह भी पानी सोख के रखता है। और जो मैंने कहा है कि रात्रि 1 बजे से सुबह 4 या 5 बजे तक जो धुंध पड़ती है, उसमें जो यानी जो पानी होता है वही पानी सोखने की ताकत इस दाने में होती है। अब इस दाने को ऐसा समझिए कि ये पार्टिकल, जैसा हम लोग कहते हैं कि मेश साइज होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी वह पानी सोखते हैं। और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक अगर धूप होवे तो उस धूप से भी बचाव यह दाना करता है। यानी एक्चुअल वह सेलुलोज करता है जो वनस्पति में है। यह भी कैसे बनाना है इस बारे में चर्चा हुई। और एक अलग तरीका है थर्मल डिकम्पोस्टिंग कल्चर बनाने का, जिसमें हम लोग गोमाता का गोबर, बकरी खाद या शुगर केन का प्रेसमड, या शुगर केन प्रेसमड के जगह आपके पास अगर अन्य कोई चीजें होवे तो आप वह भी ले सकते हो। लेकिन गोमाता का गोबर, बकरी खाद एवं यह जो प्रेसमड है शुगर केन का, यह लेकर अच्छी तरह से यह खाद बनता है। और इन सभी की विधि किसान भाइयों को सिखाई गई और आज अच्छी तरह से वे बनाते हैं। और विशेषता, जैसे मैंने कहा कि 2022 में एग्रो-1 में हम लोगों ने यह जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि एग्रो-1 में 11 अलग अलग आर्टिकल्स आए थे। उन आर्टिकल्स में इन सभी चीजों पर डिटेल्स में दिया है कि मान लो यह खाद कैसे बनाना है। और विशेष रूप से यह अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मिट्टी सुधार कार्यक्रम आने वाला 5 दिसंबर जैसा सॉइल डे करके मनाया जाता है। और सभी लोग आज उस मिट्टी के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं कि मिट्टी सुधर जावे। लेकिन पशुधन ही ऐसा है, फिर वो गोमाता होवे, बकरी होवे, भैंस होवे, बैल होवे, इनके माध्यम से ही जो चीजें हमें मिलती है उस माध्यम से ही हमारी मिट्टी सुधर सकती है। जिस तरह गौ माता का महत्व इस आर्टिकल में दिया गया, उसी तरह भैंस का भी महत्व इस आर्टिकल में दिया है। और विशेष रूप से मैं कुछ कुछ किसानों का, यानी जैसा इन लोगों से हम लोग सीखे हैं, तो ये किसान भाई दादा साहेब पराड़ करके पूना में है। 150 भैंसे हैं, 50 गाय हैं। और आप यहाँ पे चित्र में एक चीज देख सकते हो कि भैंसों के लिए स्विमिंग पूल है। उनके पास 64 एकड़ 64 एकड़ खेती है। उस 64 एकड़ खेती में भैंसों के लिए स्विमिंग पूल है। अब देखिए कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। भैंसों का स्विमिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दूध का क्वालिटी इंप्रूव होता है और विशेष रूप से गोबर का क्वालिटी इंप्रूव होता है। आप देखिए, यानी
मैंने खुद ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि मेरे मित्र को पैरालिसिस का अटैक आया, लेकिन स्विमिंग के माध्यम से वह पैरालिसिस में से रिकवर होके आज 4 व्हीलर चलाता है। तो हर चीज का अपना अपना महत्व है। भैंस के लिए स्विमिंग पूल, दूध की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एवं गौ माता का जो जैसा भैंस का जो गोबर आता है, उस गोबर की भी क्वालिटी इंप्रूवाइज होती है। और उस गोबर से बहुत अच्छा बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस में से वह बिजली बनाते हैं, और उनके यहाँ पर 40 लोग काम को है। उनके 40 लोगों के घरों की बिजली, उनके घर का गैस, एवं इनके खेती में जितने भी मोटरें हैं, उन सभी मोटरों के लिए लगने वाली बिजली इस भैंस के या गौ माता के गोबर से ही वह बिजली बनाई जाती है। यहाँ तक कि इनकी अपनी खुद की गन्ने की खेती है, तो गन्ने से जो गुड़ बनता है उसकी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को लगने वाली बिजली भी इसी गोबर से बनती है। और रियल बायोटेक्नोलॉजी किसानों के खेत में कैसी होती है, हमें देखने को मिलता है। और विशेष रूप से इनके पास 20 साल पुरानी जो अनार की फसल है, आज भी अच्छे से वे वह प्लॉट से फसल लेते हैं। अब इन्हीं किसान भाइयों से हम लोगों ने सीखा, और यवतमाल में हम लोगों ने गौ माता की एक गौशाला डाली, और उस गौशाला के माध्यम से हम लोग बायोगैस के माध्यम से अलग अलग तरह के जैविक अर्क बनाते हैं, और इन्हीं अर्कों का उपयोग अलग अलग खेतों में करते हैं, अलग अलग फसलों में करते हैं। अब यहाँ पर आप दीपक जी और विजय जी के चित्र, यह एक्चुअल 2015 के चित्र है, आज के 10 साल पहले के। और नीचे वाले जो 3 चित्र है, वह रखने का एक ही रीजन है कि जब यहाँ पर दीपक जी, विजय जी, यह अहिल्या नगर में एक निघोस करके गांव है, वहां पर हम लोग हमारे राहुल भाई की खेती जब देखने गए, तो दीपक भाई ने एक सवाल पूछा था राहुल जी से कि जो ड्रिप इरिगेशन वहां पे लगा था, कि भैया ये क्या है और यह कैसे ऑपरेट किया जाता है। जो किसान भाइयों को ड्रिप पता नहीं, फर्टिगेशन पता नहीं, वही किसान भाई अनार की फसल अच्छे से, हम लोगों ने अच्छे से फसल ली। इस चित्र में आप देख सकते हो कि यह अनार की फसल बहुत अच्छी तरह से ली गई। कहने का मतलब यही है कि हम लोग अगर उस पर सतत प्रयास करें तो हमें सफलता मिलती है। और इस तरह का अनार हम लोगों ने निकाला। यह संतरे की खेती हमारे यहाँ मालेगांव में है। यह संतरे को किसी भी तरह का केमिकल खाद नहीं दिया गया। पहले दिन से लेकर आज 5.5 साल, एक्चुअली यह फोटो जो है 5 साल पुरानी है, लेकिन 5.5 साल हो चुके हैं। इस संतरे की फसल को किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दिया गया। और जो गौ माता की गौशाला मैंने इससे पहले दिखाई, जो हम लोगों ने यवतमाल में की, उनकी यह संतरे की खेती है जिसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर भी दिया नहीं है और पेस्टिसाइड भी दिया नहीं। और जो वैभव जी है, जो वहां पर इटारसी आए थे, यह वैभव जी यह सब चीजें देखते हैं, विजय जी के भतीजे हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज यह सब सफलताएं मिलती जा रही है। आदरणीय पंतप्रधान जी के समक्ष प्रेजेंटेशंस हुए, गडकरी साहब के समक्ष प्रेजेंटेशंस हुए, और जो किसान सिर्फ खेती करते थे, यानी सिर्फ खेती यही एक सब्जेक्ट था, मेहनत थी, लेकिन इस प्रयोगशाला के माध्यम से छोटे कमरे से जो काम शुरू हुआ, आप सभी ने देखा है कि उस छोटे कमरे का जो डेवलपमेंट है, आज इस तरह से 10 किसान भाइयों का रोजगार वहां पर उस गांव में हुआ है। यह नई फैसिलिटी महिलाओं के लिए, आप सभी ने देखा है, जो रोड टच प्लॉट था 20,000 स्क्वायर फीट का, वहां पर
इस तरह की फैसिलिटी आज खड़ी हो चुकी है। और दीपक जी और उन लोगों के घर की जो महिला है, उन लोगों के लिए यह फैसिलिटी की गई है। आप डेफिनेटली एक डिफरेंस देख सकते हो। 2020 में एक छोटे से कमरे से जो काम शुरू हुआ, आज अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमें गांव के तरफ जाना चाहिए। गांव की अगर डेवलपमेंट हुई तो हमारे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। और विशेष रूप से अगर किसान भाई खुशहाल रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशहाली सब तरफ आ सकती है, क्योंकि किसान के जेब में अगर पैसा रहेगा तो मार्केट चलेगा। अगर किसान के जेब में पैसा नहीं है तो मार्केट नहीं चल सकता है। और वही किसान एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट यह शब्द यूज कर रहा हूँ, उसका एक कारण है कि भले ही वह छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन जैसा यहाँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में विलास जी शिंदे करके है, किसान भाई है, लेकिन 2000 करोड़ का टर्नओवर है। और एक किसान भाई अगर 2000 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसान भाई छोटे से ही बड़ा बनेगा। उन्हें यह सोचना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा जिस प्रयोगशाला से मैं पीएचडी कर पाया, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, आज वही संस्था हम लोगों के साथ में कृषि के क्षेत्र में एमओयू करके हम लोग किसान भाइयों के प्रशिक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और आज कृषि विभाग है, कृषि विभाग के माध्यम से इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। और जैसा जितना भी यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गए, इनके माध्यम से अलग अलग बीआरसी सेंटर्स महाराष्ट्र में होने वाले हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ऑलमोस्ट 10,000 बीआरसी सेंटर्स यहाँ पे खड़े होंगे। तो यही सब चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। और इसी का नतीजा आज यह हुआ है कि नाइजीरिया जैसे देश के साथ में जो भी आदरणीय पवन जी के माध्यम से हम लोग जुड़े, और रुकैया जी के माध्यम से नाइजीरियन यूनिवर्सिटी होवे या नाइजीरियन इंडस्ट्री होवे या जर्मन इंडस्ट्री होवे, इनके साथ में जुड़ने का एक जैसा हम लोग काम शुरू हुआ है। और आने वाले समय में अगर नाइजीरिया में प्रयोगशाला खड़ी होती है तो जो काम वाशिम से शुरू हुआ, जो हमारे राज्य तक सीमित था या देश तक सीमित था, वह अन्य देशों में भी काम शुरू हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि शुरुआती दौर में जब मैं इंडस्ट्री में था तो हम लोगों के कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थे, इंडो स्पेनिश प्रोजेक्ट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट। तो इंडो स्पेनिश प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो किसान भाइयों से मेरी मुलाकात हुई थी, वहां पर अंगूर के बगीचे देखने में गया था। तो उन किसानों में एक महिला जिसका अपना 1,500 एकड़ का अंगूर है, तो वैसे किसान अगर जुड़ जाए इस एक्टिविटी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी किसान भाइयों के लिए हो सकता है। जो खुद बनाएंगे खाद, वह रोजगार मिलेगा उन्हें। और मान लो 1,500 एकड़ अंगूर के लिए आज अगर खाद बनाना है तो कितना बड़ा काम है। और विशेष रूप से आज अंगूर जैसी फसल में 3 लाख रुपए तक का 1 एकड़ का खर्चा आने लगा है। और उसमें 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक या 1.5 लाख रुपए तक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे खर्चा होता है। तो आप सोच सकते हो कि 1,500 एकड़ अंगूर जैसा एक किसान भी जुड़ जावे तो कितना बड़ा काम हो सकता है। जी ओम, धन्यवाद। जी, आदरणीय पवन कुमार जी आए और इस गोष्ठी पर जो आपने आदरणीय संतोष सर की चर्चा सुनी है, उस पर अपनी
प्रतिक्रिया दें। जी हो। जी धन्यवाद मेहरा जी। और संतोष जी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी जो यात्रा है एक छोटी सी जगह से आज ये लगभग 5 साल का समय हो गया है, तो एक मुकाम तक पहुंच रही है। और कल आपके वहाँ जैसा आपने बताया गडकरी जी भी आके ये प्रेजेंटेशन को देखेंगे, सुनेंगे, और हो सकता है कि इस वजह से ये कार्य जो है और तेजी से आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे, और कई कई लोगों का, कई किसानों का पहुंच करके ये काम सफलतापूर्वक अपने अंजाम में, और अंत में किसान, उपभोक्ता और जितने भी लोग इस चीज से जुड़े, सबके लिए रोजगार और सबके लिए सुरक्षित भोजन का जो ध्येय है उसकी पूर्ति काफी हद तक के हो पाएगी। ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी है कि निश्चित रूप से ये कार्य सफलतापूर्वक अपने अंजाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो 10,000 बीआरसी में से आपका योगदान करीब 10% के आसपास में देख रहा था कि अभी ये हो रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे और भी बहुत सारे बीआरसी बनाने की जरूरत है जो कि इस तरह से सस्ते, टिकाऊ और स्थानीय स्तर पर चलने वाले हों, और उसमें किसान उसके माध्यम से आत्मनिर्भर हो सके। तो इसके साथ ही अब जो कार्य नाइजीरिया में शुरू होने वाला है, मेरी बातचीत हुई थी वहां पर, तो उनका एक प्रोजेक्ट तो लगभग उनका आ गया है जिसके माध्यम से वो फार्म लैब को चालू करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और उनका कार्य अभी चल रहा है, शायद दोनों जब कार्य होते हैं आ जाएंगे उनके पास, क्रियान्वयन उसका चालू होगा, तब शायद संतोष जी को वो वहां पर बुलाने वाले भी हैं, वहां पर देखने के लिए और अपने अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था, जिस क्षेत्र में नाइजीरिया में ये संस्था कार्य करती है वो हमसे 25 साल कम से कम पीछे है। 30 साल भी हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है, जो मैंने वहाँ की स्थिति देखी। अभी उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसको भी मैंने तब देखा, तो मुझे तो 25 साल पहले की जो भारत की स्थिति थी उसी के उसमें लक्षण नजर आ रहे थे। और जो स्थितियां वहां पर हो रही थी बहुत ही बेसिक लेवल पर, जो भारत का किसान आमतौर से 25 साल पहले, 30 साल पहले कर रहा था। तो वहां पर भी जाकर के डॉक्टर चौहान और हमारी ये प्रयोगशाला, फार्म लैब की अगर स्थापना होती है तो शायद उन लोगों को तेजी से और आगे बढ़ने का मौका मिले, और हमारी तरफ से वो केमिकल के जंजाल में नहीं फंसे, जैसा कि अभी दिख रहा है कि वो फंसते जा रहे हैं बीज और केमिकल के जंजाल में। उनकी भी उसी राह पर चल रहे हैं जो हम 25 साल पहले चल रहे थे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि जब भी ऐसा अवसर आएगा तो डॉक्टर चौहान का और उनके कार्यों का जो रोशनी है वो अन्य जगह भी पहुंचेगी, और उन जगह पर पहुंचे उसमें हमारी उपलब्धि ज्यादा रहेगी। जो हमसे पीछे हैं उनको जीवन में भी अगर हम कुछ योगदान कर सकते हैं वहाँ के किसानों के, वहाँ के जनता के, तो ये हमारा एक अच्छा योगदान हमारा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशावादी है कि ये कार्य अच्छी तरह से सब जगह संपन्न हो और खुशहाली जीवन के में लोगों में आए और इससे सभी का फायदा हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी हो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो वक्तव्य पर व्यक्त किए हैं वो बहुत बढ़िया है। अब मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि यदि उनके कोई प्रश्न हो आदरणीय संतोष सर से तो वो हैंड रेज करें, तो उन्हें हम बुला लेंगे। आदरणीय या जो भी किसान प्रश्न पूछना चाहें वो अपने हैंड रेज करें। जी हो। तो सर जैसे कि हम लोगों ने जो, जी सुमित वर्मा जी। जी धन्यवाद। प्रणाम संतोष जी। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा जो जमीन है, खेत जो है वो लाल रेतीली मिट्टी है और जंगल से लगा हुआ है, और वहाँ पे दीमक का बड़ा असर होता है। और जो भी खाद मैं डालता हूँ, गोबर खाद जो भी है, तो बहुतायत तो दीमक ही चट कर जाते हैं। तो इसका कुछ आपके पास सुझाव है क्या? क्या कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, दीमक? नॉर्मली मेटाराइजियम करके एक फंगस आता है जो मार्केट में हमें मिल जाता है।
तो मेटाराइजियम और बिवेरिया ये दोनों का अगर हम लोग कंसोर्शिया बनाते हैं, जैसा 1 लीटर लाके पहले उसको जैसा 5 लीटर बनावे और उस 5 लीटर का हमें 200 लीटर बनाना होता है। यह बनाने की जो विधि है, आप जिनके भी माध्यम से यहाँ पे जुड़े हो तो आप उनसे एक बार चर्चा कर लेना, या तो फिर दादू है या शरद भैया है, इन लोगों से चर्चा करके मेटाराइजियम और बिवेरिया को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सीख लीजिए और उसका प्रयोग आप रेगुलर आपके फसलों में कीजिए। लेकिन एक चीज और भी है कि जैसा जो दीमक होता है, हम लोग उसका एक जैसा निगेटिव पॉइंट ही देखते हैं, तो दीमक के कुछ उपयोग भी होते हैं। उन विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पर्सनली फोन पे भी बात कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यह जो प्रकृति में किसी का बढ़ाव जब होता है तो कुछ ना कुछ कारण होता है। तो बस वह जो बड़ा हो रहा है जिसके वजह से दीमक बढ़ रहा है, वह हमें कैसे कम करना है। और अपने घर में जैसा मैंने मेटाराइजियम और बिवेरिया का एग्जाम्पल बताया, लेकिन आप सिंपल सा छाछ और चावल का आटा, इसको भी अगर जैसा 200 लीटर बना के रखे और उसका भी प्रयोग करते रहे तो बाकी सब चीजों में आपको जैसा दीमक की मात्रा भी कम होगी और बाकी सब चीजें हमें फसल में जैसा हम प्लांट की ग्रोथ है, डिसीज का रेजिस्टेंस है, पेस्ट का रेजिस्टेंस है, वह भी देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही है कि आप शरद भैया या दादू से या इवन जिनके माध्यम से आप जुड़े हो, आप उनसे चर्चा कीजिए और हम लोग फोन पे भी बात कर सकते हैं। जी ओम से। जी धन्यवाद। जी, सुमित जी के प्रश्न था, उसका उन्हें उत्तर मिल गया है। अब प्रश्न तो किसी के हो नहीं रहे हैं, तो मेरा ही एक प्रश्न है सर कि हम लोगों ने जी बायोगैस प्लांट 200 घन मीटर का हम लोग बनवा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा किसानों के लिए सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसा कुछ स्कीम रहता है क्या? 200 घन मीटर का बायोगैस प्लांट हम लोग तैयार करना चाहते हैं। बायोगैस के लिए सब्सिडी तो होता है, लेकिन आप कौन से राज्य से हो? मध्य प्रदेश। तो आप थोड़ा आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी, आप उनसे बात कीजिए। यहाँ तो बायोगैस के लिए सब्सिडी होती है, तो आप आपके जो कृषि विभाग है वहाँ के, और विशेषतः आपके जो तहसील है, तहसील वाले कृषि अधिकारी से बात कीजिए, आपको वो जानकारी देंगे। उसका सब्सिडी डेफिनेटली होना चाहिए। धन्यवाद। हम लोगों ने जो धान में प्रयोग किए थे, जो ग्रेनुअल खाद जिसमें कि चावल से जो हमने बना के किए थे, उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले हैं सर, और उसके कारण जो है बढ़िया रहा। और अभी हमने चना में जो है 40 एकड़ चना में बवेरिया है और अपना ट्राइकोडर्मा और ये सीवेड और नीम ऑयल ये मिला करके जो हमने वहाँ से सीख के आए हैं, वो सब डलवाया है। पर इल्लियाँ थोड़ी हमने लेट हो गए, मतलब जो बोनी के 40 दिन बाद डली है, तो इल्लियाँ जरूर कंट्रोल हो रही, पर उतनी ज़्यादा होना चाहिए उतनी नहीं हुई सर। जी हो। एक्चुअली जो जैसा हम लोगों की चर्चा हुई थी कि पहला जो छिड़काव होना चाहिए, एक मान लो 12 से 20 दिन या 15 से 20 दिन के बीच में, तो जहाँ पर भी यह सब थोड़ा लेट चलता है तो दिक्कतें आती है। और विशेष रूप से जैसा जैसा हम लोग कहते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से जाना जरूरी होता है। जैसा आज भी हम लोग वह इमामेक्टिन सिर्फ इल्ली के लिए ही यूज करते हैं, तो उसका अगर छिड़काव 15 से 20 दिन के बीच में हो जाए तो यह जो अटैक दिखता है वह धीरे धीरे कम होता है। और स्लरी का जो जैसा हम लोग जो भी छाछ की स्लरी या गोमूत्र की स्लरी बनाते हैं, उसका भी छिड़काव होना जरूरी है। और जैसा टाइमली अगर ये सब चीजें होवे तो उसका असर मात्र हमें जरूर दिखता है। जी ओम।
जी सर, अब जैसे गेहूं की बोनी हो रही है हमारे यहाँ, तो गेहूं में जो है हम निश्चित रूप से 15 दिन पर छिड़काव करेंगे। तो गेहूं में हमको कौन कौन सी प्रक्रिया मतलब पहले से ही करना चाहिए जिससे कि हम अच्छा उत्पादन ले सकें? जी हो। अ, वही एक्चुअली जो स्लरी का मैंने कहा है कि वह स्लरी और विशेषतः इस साल जहां जहां पे भी मई महीना से बारिश लगी है और 6 महीने तक बारिश चली है, वहां पर गेहूं तो ठीक है, लेकिन चने में आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रमाण में विल्टिंग दिखेगा। और गेहूं पर भी इन सभी चीजों का असर, अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई है 6 महीने तक, जैसा महाराष्ट्र में 22 मई से बारिश हुई, अभी पिछले 20-25 दिनों पहले बारिश थमी है, तो वैसी परिस्थितियां जिनके भी अपने अपने खेतों में है, तो उन्हें मात्र छाछ की स्लरी बनाकर उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसा कहता हूँ कि हमें हर समय जो शरद भैया गोबर के लड्डू बना के फेंकते हैं, उस तरह के प्रयास भी, जैसा आप जो गेहूं की फसल हो रही है उसमें वह गोबर खाद के जो लड्डू बन के फेंकते हैं, वह भी डालना जरूरी है। और उस गोबर खाद के साथ में आप ट्राइकोडर्मा मिक्स कर लीजिए या छाछ की स्लरी मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप वो लड्डू बनाते हो तो एक ही लड्डू में बहुत सी चीजें जा सकती है। और विशेष रूप से नाइट्रोजन का जो उपयोग कोई भी फसल में होगा, जैसा हम तो जो यूरिया यूज करते थे, हमने यूरिया का उपयोग या नाइट्रोजन का जो उपयोग है, हम लोगों ने 70 से 80% कम किया है। तो नाइट्रोजन की मात्रा आप अगर 20 से 30% कम रखोगे तो आपको फसल में दिक्कतें कम आएगी। और विशेष रूप से चने की फसल में आप नाइट्रोजन का उपयोग ना करें ज्यादा। जियो। जी धन्यवाद सर। जी हो। भाई का और प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या उनका कोई अनुभव हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से, किसान भी एक दूसरे से सीखता है, तो उनने जो कुछ नया अनुभव किया होगा वो भी यदि बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी हो। सदन को प्रणाम। जय गौ माता की। जैसे चौहान साहब, डॉक्टर साहब ने बताया था महाराष्ट्र का जो गोबर गैस प्लांट लगा है, तो राहुल भैया और हम कल देखने गए थे, तो उनका नंबर यदि मिल जाएगा तो हम महाराष्ट्र में उनका विजिट करना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र में कहाँ आने वाले हो? नहीं, वो अभी आप बता रहे थे ना कि उनका प्लांट लगा है और भैंसों का वो स्विमिंग पूल भी है, तो उनके हम विजिट करना, क्योंकि हमको प्लांट बनवाना है वो गोबर गैस वाला। पूना में बागोली करके एक प्लेस है पूना में। जी। तो वाघोली से 11 किलोमीटर दूरी पे यह खेत है, वाड़े बोलाई करके गांव है, वाड़े बोलाई पूना के पास में। जी। और संदीप पराड़ उनका नंबर मैं आप जैसा आप मेरा नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आप किसके जी, माध्यम से जुड़े हो यहाँ पर? रमेश दादू के ही द्वारा। दादू से आप मेरा नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको वो संदीप जी का नंबर दे दूंगा। आप जी उन्हें फोन करके जैसा उनका समय लेके आप चले जाए। जी 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 बिल्कुल। आदरणीय गौर साहब हैं क्या? राकेश गौर जी? हाँ आदरणीय शरद भैया। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। सर, ये जो जैसे अपने ट्यूबवेल हैं और जो लोग स्प्रिंकलर से पानी देते हैं, तो हम लोग जैसे वेंचुरी के माध्यम से भी तो वेंचुरी के माध्यम से जब हम देते हैं तो जैसे स्प्रिंकलर बदलना होता है, तो उसके 15 मिनट पहले हम लोग चालू कर देते हैं उसको। तो इसकी भी मैं फोटो अभी इस पे डालूंगा। तो वो बहुत अच्छा, इस पे स्प्रिंकलर से जो भी जैसे मेटाराइजियम है, बवेरिया है और ट्राइकोडर्मा है, ये तीनों चीज आप वेंचुरी के माध्यम से, जो भी स्प्रिंकलर सेट है आपका, उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत ज्यादा आपका स्प्रिंकलर सेट है, मोटर है, तो उसमें वो सिस्टम जो है वो लग जाता है
और बहुत अच्छे से आपका ये दवाएं हो जाती हैं। आपको पंप डालने की जरूरत भी नहीं है और खेत में अंदर घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। स्प्रिंकलर के माध्यम से देने से जो पर्याप्त नमी है वो भी मिल जाती है और इतने पानी में कोई चीज जब जाती है तो वो पूरी फैल जाती है। जितनी जैसे आपका लगभग 80 फीट ले जाता है स्प्रिंकलर, तो जैसे हम लोगों के 40 नोजल चलते हैं एक साथ एक पंप पे, करीब हमारे टोटल नोजल 175 नोजल्स चलते हैं। तो उन नोजलों के माध्यम से भी आप जो है अपना जैविक फंगिसाइड और ये भी आप वेंचुरी के माध्यम से स्प्रिंकलर के माध्यम से दे सकते हैं। जी हो। शरद भी एक्चुअली इसका आप प्रॉपर थोड़ा वीडियो और फोटोग्राफ्स अगर बना के भेजो, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ चीजें किसान भाइयों को एक बार पता चल गई तो वो उसमें से और भी अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं। और जैसा इसका वीडियो अगर बन सकता है तो वीडियो बनाइए और उसके फोटोग्राफ्स तो आप मुझे शेयर कीजिए। दूसरा एक चीज, जैसा ये जब स्प्रिंकलर से सब जा रहा है तो इसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हो जो हम लोगों ने नवधान आटा बोला है। नवधान आटा के जगह पे जैसा नवधान आटा और जो अनाज आपको मिलते हैं जितने भी उपलब्ध है वे सारे लेकर सिर्फ उसको पीस लीजिए और 1 एकड़ के लिए यह जो 1 किलो आटा है उस 1 किलो आटे का छाछ में डाल के लस्सी बना के उसका सिर्फ पानी यानी वो छान लेना है आखिर में। जैसा 1 किलो आटा है उसमें 2 किलो दही की छाछ बना के लस्सी जैसा बना लो और उसका जो पानी बनेगा मान लो 40 से 50 लीटर पानी बना के वह 50 लीटर पानी 8 दिन उसको फर्मेंट करके छान के इस स्प्रिंकलर में से आप दे दीजिए। यानी जितने भी दवाएं दे रहे हो जितनी भी स्लरी दे रहे हो उसके साथ में सिर्फ ये आटे का अर्क उसमें आना चाहिए छाछ के साथ वाला, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और जो चने की जो विल्टिंग की प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम भी बहुत बड़े पैमाने पे कम होने में इसमें हमें दिखेगा। और जैसा दादू का भी जो एक विषय था कि इल्लिया, जैसा मान लो कि हम लोग लेट हो गए तो इल्लियों का अटैक होता है तो उन पर भी इन चीजों का हमें असर दिखेगा। उसका रीजन ये है कि जैसा जब यह आटे का अर्क वहां पे जाता है तो जो मित्र कीड़ होती है वह एक्टिव होकर उन इल्लियों को भी जैसा कम करने में मदद करती है। जी ओम। दादू जी जी ओम। 8 बज गया, समापन। तो अब यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो क्वेश्चन मेरा है जी सर, मैं बोलें। ये जानना चाह रहा हूँ कि खरपतवार कम करने में भी इसका कुछ असर हो सकता है क्या? एक्चुअल जैसा जो वीड है यह वीड अगर कम करना है तो नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है जैसा अमोनिकल नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जितनी हम लोग कम करेंगे उतनी वीड की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। तो अगर आप नाइट्रोजन उपयोग में लाते हैं और अगर नाइट्रोजन के साथ में पानी जो दिया जाता है खेती में उसमें अगर खारापन हुए यानी सॉल्ट लेवल ज्यादा हुए तो भी खरपतवार यानी वीड का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। खारे पानी के लिए तो मुश्किल है उसको कुछ चेंज करना क्योंकि जो पानी उपलब्ध है वही पानी देना पड़ेगा, पर पानी नाइट्रोजन अच्छा अगर है, दिया पानी जाता है खारा नहीं है, पानी बिल्कुल खारा नहीं है। ओके। और नाइट्रोजन की उपयोग कैसा है? भी ज्यादा नहीं है लेकिन दोमट मिट्टी है वो। ओके, नहीं जैसा पानी भले ही खारा ना हो लेकिन टीडीएस चेक किया है कभी पानी का? नहीं चेक किए हैं। टीडीएस कितना होना चाहिए? नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि खेती के लिए मैंने 500 से नीचे अगर रहा तो अच्छा होता है, लेकिन आज महाराष्ट्र की परिस्थितियां ऐसी है कि
एवरेज 800 से 1000 के बीच में है, और कुछ कुछ जगह पे यही टीडीएस 2500 तक गया है, और जहां 2500 टीडीएस है वहां पर ये दिक्कतें बढ़ती जाते हुए दिखती है। जी, अंत में अशोक पटेल जी का प्रश्न ले लेते हैं सर, और फिर बंद करते हैं। कि पहले जी आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मेरा प्रश्न है, टीडीएस का मतलब स्वच्छ जल होना चाहिए क्या, कि ये फसल जो अपन लगाते हैं उसमें स्वच्छ जल दे तो ज्यादा पैदा होता है, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? नहीं, जैसा इसमें जो सॉल्ट का लेवल है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट, तो वो जो खारापन अगर यानी 500 से ऊपर जैसे बढ़ते जाएगा तो दिक्कतें फिर बढ़ती जाती है। वीड का भी प्रॉब्लम है, या कीड़ा लगना है, या बीमारी लगना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्ट की वजह से बढ़ते जाते हैं। तो अब अगर पानी ही खारा है तो उसे तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त पर्याय जो धीरे धीरे कम होगा, एक दिन का विषय नहीं है। हम लोग जो स्लरी बनाते हैं तो उसमें नेचुरल एसिड बनते हैं जो इस खारेपन को कम करने में मदद करते हैं। 1 किलो आटा मान के चलो 1000 लीटर पानी को शुद्ध कर सकता है। मैंने ये देखा शहरों के किनारे जो गंदा पानी जाता है ना, ये शहरों के किनारे वहां की फसल बहुत जोरदार पैदा होती, सब्जी भी बहुत जोरदार होती, जो प्राय लोग खाते हैं। मैंने देखा बम्बई में इधर उधर जो नाले के किनारे पे जिनके खेत है वो नाले से पानी देते हैं, वहां की सब्जी भाजी और फसल बहुत जोरदार होती है। इसका कारण क्या है? नहीं, नॉर्मली देखिए कैसा होता है कि फसल भले ही वो अच्छी होवे, लेकिन वह फसल जैसा नाले के किनारे का पानी अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें दिक्कतें वाले विषय जैसा मेटाबोलाइट्स, जैसा हेवी मेटल्स कहते हैं, वो सारी चीजें भी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हेवी मेटल्स और ये सारी चीजें अगर फसलों में आती रहे तो हेल्थ इश्यूज बड़े पैमाने पे आए। जल स्वच्छ ही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जैसा देखिए कि हमारे यहाँ अगर ड्रेनेज का लाइन भी खुल जावे तो वहां पर भी पौधे हमें दिखते हैं। जैसा मान लो सोसाइटी में कहीं पर ड्रेनेज का पाइपलाइन लीक है और वहां पर वो ड्रेनेज का पानी भी गिरता है, तो वहां पे फसलें डेवलप हो जाती है, रूट सिस्टम डेवलप होती है। तो मेरा यही मानना है कि खेती में जो जल यूज होता है वह स्वच्छ ही होना चाहिए। और उसका अगर एक रीजन कहा जाए कि भैया वो क्यों अच्छे से बनती है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी सारी चीजें जैसा हम लोग कहते हैं कि उसके सारे तत्व निकल के उस तत्वों के माध्यम से वो फसलें अच्छी दिखती है। जी ओम, आदरणीय शरद समापन भैया करें। आए और समापन करें। जी ओम, आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम, शरद वर्मा जी। अरे चलिए, आज के योग कक्षा मैंने स्वयं ने ली और एक विशेष प्रकार से ली। आज की योग चर्चा जो कक्षा जो है वो मधुमेह पर आधारित थी, और आदरणीय हमारे डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो भविष्य की योजना है नाइजीरिया, स्पेन, और कल जो आज से शायद वो प्रदर्शनी नागपुर में शुरू हो रही है और 3 दिन तक रहेगी, तो जो भी मध्य प्रदेश से वहाँ जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। और उन्होंने अपने अनुभव जो उनके 3-4 साल के अनुभव हैं वो आपके साथ शेयर किए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका आभार, उन सबको नमन। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी ओम। अजित वर्मा जी, अगर आप नागपुर हो तो हम लोग मिल सकते हैं नागपुर में जहाँ पे भी यह प्रोग्राम हो रहा है। तो राजेश सिन्हा जी। जी हाँ सर, राजेश सिन्हा जी। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जरूर सर। नागपुर में कल, अभी एक्चुअली पूना हूँ, कल सुबह नागपुर पहुंच जाऊंगा जी। तो नागपुर में कल मुलाकात हो सकती है। सिर्फ मैं कल शाम में ही वहां से निकल जाऊंगा 5 बजे के आस 5 या 6 बजे के आसपास। आप बाई रोड आ रहे हैं या बाई फ्लाइट आ रहे हैं सर? नहीं, मैं बाई रोड आ रहा हूँ मैं, और फिर वहां से बाई कार हम लोग वाशिम जाएंगे, क्योंकि वाशिम की टीम आ रही है
तो उनके साथ मैं में मैं वर्धा रोड पे ही हूँ सर, मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ इधर से ही, और फिर इधर से एक साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर डायरेक्ट मैं एग्रोविजन जो जहाँ एग्जीबिशन हो रहा है, मैं सीधे उधर अमरावती रोड पे भी आ सकता हूँ। नहीं, आप जैसा समृद्धि हाईवे पे हो, हाँ, समृद्धि से जब आप निकल करके नागपुर को टच करते हैं तो नहीं, एक्चुअली हम लोगों के जो दीपक जी है ना, वे लोग बाय कार समृद्धि से आएंगे। ठीक है, तो समृद्धि से जस्ट 1 किलोमीटर पहले मैं हूँ, मिहान में। हाँ, तो आप उन्हें वहीं पे कहीं पे जुड़ जाइए और साथ में आइए। ठीक है सर। और मैं डायरेक्टली वहां पे आऊंगा, क्योंकि मैं कल सुबह मेरे एक रिलेटिव भी रहते हैं, वहां जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक और बाकी अगर किसी को भी मिलना है नागपुर, तो हम लोग वो सेशन के या तो पहले या बाद में हम लोग एक 15-20 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। जरूर सर, जरूर सर, मिलते हैं सर। जी जी, धन्यवाद सर। हाँ हाँ, और दीपक जी का नंबर है आपके पास? जी हाँ, है सर, है। ठीक है, मैं दीपक जी को बोल के रखता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लेना सर। जरूर सर, ठीक है। ठीक है। जी ओम, धन्यवाद सर, जी ओम। और अब हम अपनी कक्षा का समापन करते हैं। जी ओम।